शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है यह डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर के पेपर नंबर 8 शांति शिक्षा से संबंधित है, जिसमें आपके लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो उन पर ही कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं उन पर हम वीडियो आज बना रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें पहला जो प्रश्न है, पर्यावरण एवं सतत विकास के संबंध को समझाइए। देखिए, सतत विकास से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि सतत विकास क्या है। तो देखते हैं, सामान्य अर्थ में व्यक्ति के पर्यावरण से आशय उन सभी चीज़ों से है जो व्यक्ति के दैनिक जीवनचर्या को प्रभावित करता है। जैसे उसका निवास स्थान है, ठीक है, आसपास के लोग, वस्तुएं, भौगोलिक पर्यावरण, भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव से है, और ये एक क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। यह क्षेत्र विशेष के स्वाभाविक परिवेश का परिचायक होता है कि इसमें जीव, सजीव और निर्जीव दोनों ही आते हैं। तो किसी स्वाभाविक परिस्थिति और उसमें रहने वाले जीव के मध्य जो संबंध होता है उसका अध्ययन हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। तो इस तरह से पर्यावरण और पारिस्थितिकी दोनों का घनिष्ठ संबंध है, और दोनों का ज्ञान पर्यावरण के संतुलन की समझ और उसके संतुलन की स्थापना की दृष्टि से काफ़ी आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, संपोषणीय विकास के मूलभूत तत्व क्या हैं। 2021 में पूछा गया है। तो संपोषणीय विकास के जो मूलभूत तत्व हैं वह मानव की आधारभूत आवश्यकताओं यानी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना, व्यक्ति की वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं में सामंजस्य, आर्थिक दक्षता तथा विकास। अब देखिए, वर्तमान और भविष्य यानी कि हमारे पास अगर संसाधन है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम आज ही सब समाप्त कर दें, बल्कि भविष्य को भी ध्यान में रखें। आर्थिक दक्षता तथा विकास यानी आर्थिक विकास के साथ साथ प्राकृतिक पूंजी का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण कम करना, पर्यावरण व विकास के मध्य अंतर्निर्भरता, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी यंत्र का परिरक्षण, अंतर तथा अंत पीढ़ी समानता, विकास के जनसाधारण की सहभागिता, जनसंख्या की स्थिरता, जनसंख्या नियंत्रण, मूल्यों व आचारों में सकारात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो इस तरह से संपोषणी यानी कि जिसमें वर्तमान और भविष्य दोनों को ध्यान में रख करके विकास की संकल्पना की जाए, उसे हम संपोषणीय विकास कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के अवक्रमण को रोकने के उपाय बताइए। तो प्राकृतिक संसाधनों का अवक्रमण भी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर देता है। यह अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को कम करता है और इस प्रकार विकास के आधार को भी कम कर देता है। यह अवक्रमण 2 प्रकार का होता है, वनों का अवक्रमण तथा वनों की कटाई, और भूमि का अवक्रमण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व कौन कौन से हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज देखते हैं हम राष्ट्रीय एकता के जो बाधक तत्व हैं उनमें आर्थिक विषमता, अत्यधिक आर्थिक विषमता जो है, जैसे एक क्षेत्र का ज़्यादा विकास हो जाए दूसरे का कम, तो यह राष्ट्रीय एकता की स्थापना में बाधक है। दूसरा, जातिवाद सबसे प्रमुख कारण है। तीसरा, सांप्रदायिकता हमारे देश के दंगों एवं कट्टरवाद को बढ़ावा देता है, जिससे कि राष्ट्रीय एकता की क्षति हुई है। क्षेत्रीयवादिता, क्षेत्रीयवाद, प्रांतीयवाद, भाषावाद, ठीक है, ये भी इसके बहुत बड़े कारण है। राजनीतिक अवसरवाद, जो राजनीति में अवसरवाद जो है यह भी राष्ट्रीय एकता में बाधा है। हिंसात्मक गतिविधियाँ, यह अलगाववाद को बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार भी देश की नीतियों को असफल करने में भी सहायक है। इससे जनता में गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्याएं, संघर्ष की स्थिति जन्म लेती है, जो कि राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कार्य लिखिए। तो देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की निरंतर कार्यरत संस्था है, जिसका प्राथमिक उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करती है। शांति के भंग होने की स्थिति में आक्रामक देश की पहचान करके सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत उसके विरुद्ध प्रतिबंध लगाने या सामूहिक कार्रवाई करने का निर्णय लेती है। सुरक्षा परिषद किसी भी युद्ध को बंद करवाने के लिए आवश्यक निर्णय ले सकती है, और साथ ही साथ वह निरस्त्रीकरण तथा अस्त्र नियंत्रण व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ किसी देश को प्रवेश मिलता है, और इसी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग मतदान प्रक्रिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी चुनाव करती है। नेक्स्ट चलते हैं, शांति शिक्षा के संदर्भ में
निम्नलिखित 2 पर टिप्पणी लिखिए। तो इनमें हम देखते हैं निम्नलिखित 2016 में आया है एक क्वेश्चन। निम्नलिखित 2 पर टिप्पणी तैयार किए जा सकने वाले मॉडल, प्रोजेक्ट, कार्य और प्रशिक्षु को उन्नति के लिए शिक्षा की आवश्यकता। तो देखते हैं शांति शिक्षा के संदर्भ में तैयार किए जाने वाले मॉडल के अंतर्गत पहला जो है तनाव प्रबंधन, आंतरिक शांति, अष्टांग योग से संबंधित, शांति मूल्य मानवाधिकार से संबंधित, पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित, शांति शिक्षा के संदर्भ में लिए जाने वाले प्रोजेक्ट। दूसरा देखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का विवरण, मीडिया और हिंसा का संबंध। और तीसरा जो है आज विश्व में चारों तरफ तनाव, हिंसा, भय का वातावरण दिखाई पड़ता है, इसलिए शांति आज की सर्वाधिक आवश्यकता है। शांति मानव मन को मुक्ति देती है, समाज को प्रगति तथा विकास के बारे में सोचने का अवसर देती है। व्यक्तियों में शांति के प्रति झुकाव पैदा करना अत्यंत आवश्यक है और यह कार्य शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत हमारे शिक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। यानी पहला हम देखते हैं कि शांति शिक्षा के संबंध में अगर मॉडल बनाने के लिए आता है तो तनाव प्रबंधन, आंतरिक शांति, अष्टांग योग से संबंधित, शांति मूल्य मानवाधिकार से संबंधित और पर्यावरण सतत विकास से तीनों आएगा शांति शिक्षा के मॉडल में। अब शांति शिक्षा के प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए तो तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का विवरण और मीडिया और हिंसा का संबंध। और तीसरा जो है प्रशिक्षक को अगर शिक्षकों की उन्नति के लिए शिक्षा की आवश्यकता, तो इसके अंतर्गत हम शांति शिक्षा का वर्णन करेंगे कि जो विश्व में व्याप्त अस्थिरता है वह किस तरह से दूर किया जा सकता है। उसे हम शांति शिक्षा के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। लोगों के अंदर से जो है आतंक, भय, हिंसा की भावना को निकाल करके शांति स्थापित किया जा सकता है। बच्चों के स्वस्थ साथी संबंध को बढ़ाने के लिए परिवार की क्या भूमिका है। तो देखेंगे हम कि अभिभावक का दायित्व है कि वे अपने बच्चों के साथियों के विषय में जानकारी रखें। कभी कभी बच्चे और उनके साथियों की बातचीत एवं व्यवहार का निरीक्षण करें। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे को कोई साथी गलत है बच्चे का, तो बच्चे को विश्वास में लेते हुए उचित परामर्श दें। बच्चे से उसके साथियों के विषय में समय समय पर बातचीत करते रहें। उचित संगत के विषय में बच्चे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा करें। ठीक है, यानी कि बालकों में अच्छे आदतों के विकास के लिए उनके हर एक एक्टिविटी पर ध्यान देना अभिभावक का, परिवार का कर्तव्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरण के प्रति भारत सरकार की नीति एजेंडा 21 सिद्धांत बताइए। पर्यावरण के प्रति भारत सरकार की नीति एजेंडा 21 सिद्धांतों पर ही सरकार निम्नलिखित विषयों में नीतिगत वक्तव्य जारी किए हैं, जिसमें पहला वानिकी है। वानिकी यानी वनारोपण, प्रदूषण कम करना, राष्ट्रीय संरक्षण नीति, पर्यावरण और विकास। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें पहला है देश में पर्यावरण संबंधी अनेक कार्यक्रमों की योजना, प्रोत्साहन, समन्वय एवं क्रियान्वयन के लिए अलग अलग पर्यावरण वन मंत्रालय का गठन किया गया है। दूसरा है पर्यावरण की समस्या से व्यापक रूप से निपटने के लिए भारत सरकार जैव विविधता पर एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय संरक्षण नीति, पर्यावरण तथा विकास पर नीति संबंधी कार्यक्रम अपनाए हैं। नेक्स्ट है देश में जल एवं वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। यह राज्य स्तर पर भी यह काम किया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता वस्तुओं पर लेबल लगाने के उद्देश्य से इको मार्क लेबल की व्यवस्था। देश में चरणबद्ध ढंग से वाहनों के ईंधन में सुधार लाने का भी कार्यक्रम जो है वह जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं वैश्वीकरण के बाधक तत्व कौन से हैं। तो वैश्वीकरण के बाधक तत्व के अंतर्गत भौतिक व्यवधान, राजनीतिक व्यवधान, आर्थिक व्यवधान, भाषाई व्यवधान, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवधान और मनोवैज्ञानिक व्यवधान, ये 6 कारण जो हैं वे वैश्वीकरण के बाधक तत्व हैं। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व के अंतर्गत देश में जातिवाद, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि का प्रभाव समाप्त न होना, देश की भौगोलिक विविधता और असमान आर्थिक विकास, एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुविधा न मिलना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का होना, देश को कमजोर रखने की इच्छा वाले विरोधियों के कार्यकलाप। नैतिक शिक्षा की कोई एक परिभाषा बताइए। डॉक्टर आत्मानंद मिश्र के अनुसार ठीक आचरण के नियमों
ठीक आचरण के नियमों की शिक्षा जो औपचारिक या अनौपचारिक ढंग से की जाए, व्यवहार में ईमानदारी और सच्चाई, औचित्य का विचार, दूसरों का ध्यान रखना, बड़ों के प्रति आदर, पशुओं पर दया, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति आदि चरित्र के आधारभूत गुण नैतिकता में आते हैं। 2 बार प्रश्न 2020 और 17 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। मनोवैज्ञानिक हिंसा, अनुबंधन, पर्यावरणीय संतुलन हेतु सतत विकास। तो पहला देखते हैं मनोवैज्ञानिक हिंसा। दबाव बनाकर कोई कार्य कराना। ठीक है, दबाव बनाकर कोई कार्य कराना, डराना, धमकी देना, झूठा आरोप लगाना, व्यक्तिगत संपत्ति को क्षति पहुंचाना, आक्रामकतापूर्ण व्यवहार करना, व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना, योग्य व्यक्ति को निर्णय के अधिकार से वंचित करना, अत्यधिक अधिकार जमाना। मनोवैज्ञानिक हिंसा के उद्देश्य से व्यक्ति को मानसिक रूप से क्षति पहुंचाकर उसे अपने नियंत्रण में करना है। दूसरा हम देखते हैं अनुबंधन। पावलोव के अनुसार अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक तटस्थ उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने के कारण स्वाभाविक उद्दीपक की समस्त विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। इसे हम एक उदाहरण के साथ समझाते हैं। जैसे एक जो है एक भूखा कुत्ता जो है उसे एक पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है और एक घंटी रखा जाता है। घंटी की जब आवाज़ बजती है तो उसे खाना दिया जाता है। तो इस तरह से यह बार बार रिपीट करने पर वह जो कुत्ता है वह उसका रिस्पॉन्स देने लगता है कि जब घंटी बजती है तो उसके मुंह से लार टपकने लगता है, यानी उसे यह लग जाता है कि अब खाना हमें मिलने वाला है। तो इस तरह से उन दोनों में एक अनुबंधन स्थापित हो जाता है। अब अगर घंटी बजती है तो कुत्ते को यह लग जाता है कि खाना मिलने वाला है, यानी उस घंटी का और उस कुत्ते का दोनों का एक अनुबंधन बन गया है और उस समय उसके जीभ से स्लाइवा निकलने लगता है, लार निकलने लगता है कि अब हमें भोजन मिलने वाला है। अगर घंटी बजती है और खाना नहीं भी मिलता है तो भी वह एक अनुबंधन बन चुका है और उस कुत्ते को खाने का इंतजार रहता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि स्वाभाविक उद्दीपक की समस्त विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरणीय संतुलन हेतु सतत विकास। पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से सतत विकास की अवधारणा जो है वह काफ़ी उपयोगी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं सतत विकास किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। 2 बार पूछा गया है, 2018 और 2016 में। तो देखते हैं सतत विकास। पृथ्वी एक इकाई है किंतु उस पर रहने वाले मानव एक समान नहीं है। रंग रूप में भिन्नता के साथ साथ उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के ढंग, उसकी सुविधा में भी अंतर दिखाई पड़ता है। जीवन की मूलभूत जो आवश्यकता है वह रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ शुद्ध वायु और जल से भी संबंधित है। इन मानवीय समस्याओं का हल पृथ्वी से संबंधित है। रोटी की समस्या हल करने के लिए कृषि उपजों के साथ साथ पेड़ पौधों तथा जीव जंतु भी सहायक होते हैं। तन ढकने के लिए वन, कपास का पैदावार आदि आवश्यक है। रहने के लिए गृह निर्माण की सामग्री पृथ्वी के धरातल, वन आदि से प्राप्त होती है। शुद्ध वायु पृथ्वी को वनस्पति से प्रभावित करती है। जल धरातल पर बहने वाली नदियों, प्रतापों, भूगर्भ जल, वर्षा आदि के रूप में भिन्नता है। ठीक है, तो इस तरह सतत विकास के अंतर्गत हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जो रहने वाले मनुष्य हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं वह एक समान नहीं है, बल्कि उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। लेकिन उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है, सतत पूर्ति जो है वह पृथ्वी के माध्यम से ही हो पाती है। सतत विकास आज के मानव जीवन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अतः आवश्यक है कि जीवन के विकास की अंधाधुंध दौड़ में सभी मानव के लिए खुद अपने लिए समस्याएं न उत्पन्न करें। सतत विकास की आवश्यकता। सतत विकास की अवधारणा उसके आयाम, उसके उद्देश्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आधुनिक जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है और यह मनुष्य एवं उसके निवास पृथ्वी की एक अनिवार्य आवश्यकता है जो उनके कल्याण के लिए आवश्यक है। सतत विकास उनकी समस्याओं का समाधान करता है, उनके उद्देश्यों की पूर्ति करता है। देखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो है, पहला है लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे जीवित रहने के लिए आयु में वृद्धि होने व अन्य कारणों से आज विश्व के कई राष्ट्रों में जनसंख्या की विकट समस्या हो गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या के रोटी, कपड़ा, मकान व
मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ शुद्ध जल व वायु की भी समस्या रहती है। दूसरा है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण। पर्यावरण संबंधी पक्ष सतत विकास का एक प्रमुख आधार है। इसका ध्यान रखना, इसको हरा भरा बनाए रखना सतत विकास के प्रमुख कार्य हैं। और तीसरा है आर्थिक स्थिरता एवं विकास। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आर्थिक स्थिरता एवं विकास का बड़ा महत्व है। सतत विकास का स्थान विशेष की आवश्यकताओं एवं संसाधनों के आधार पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आर्थिक स्थिरता एवं विकास के लिए आवश्यक है कि वहाँ के जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका जो है उचित दोहन और उसका प्रयोग किया जाए आर्थिक विकास हेतु। नेक्स्ट देखते हैं हम प्राणायाम से आप क्या समझते हैं। तो प्राणायाम करने की विधि, प्राणायाम करते समय पद्मासन या सिद्धासन की स्थिति में बैठना चाहिए। फिर मन को एकाग्रचित करके आंखें बंद करके नाक के दोनों छिद्र को बंद करके बाएं छिद्र से श्वास खींचनी चाहिए और फेफड़ा प्राण वायु में भर जाए तब नाक के बाएं छिद्र से उसे बाहर निकालना चाहिए। यह प्रक्रिया 10 से 15 बार 15 से 20 बार दोहरानी चाहिए। प्राणायाम के 3 पद हैं। पहला है पूरक। पद्मासन की स्थिति में नाक द्वारा वायु को अंदर धीरे धीरे खींचने की क्रिया को पूरक कहते हैं। कुंभक, वायु को फेफड़े में देर तक रोकने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। और रेचक, वायु को नाक द्वारा धीरे धीरे निकालने की प्रक्रिया को रेचक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 है प्राणायाम के, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में क्या होता है, वायु को धीरे धीरे खींचते हैं। कुंभक में फेफड़े में रोके रखते हैं और रेचक में धीरे धीरे वायु को बाहर निकालते हैं। ध्यान की क्रियाओं का वर्गीकरण करिए। ध्यान की क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, ज्योति ध्यान और जप ध्यान। ज्योति ध्यान एक जलती हुई दीपक की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना, और जप ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें योगी अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए किसी मंत्र अथवा आराध्य देव की स्तुति करता है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब और किस उद्देश्य से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को सार्वभौमिक स्वीकृति प्रदान करके विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था। इसके मूल में सभी मानवों को समान मानते हुए उनके अधिकारों का सम्मान करना था। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य अध्यापन और शिक्षा का यह प्रयत्न करना कि मानवों के अधिकारों एवं आज़ादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो, और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपाय करना जिससे सदस्य देशों की जनता और उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौमिक और प्रभावत्मकता जो है स्वीकृत कर उसका पालन कराया जाए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। बच्चों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, उनमें चरित्र का निर्माण एवं विकास करना, अपनी संस्कृति को अपनाने का प्रशिक्षण देना, बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना, आत्मा को उच्चतर जीवन की ओर ले जाना, वास्तविकता का अनुभव और ईश्वर की आत्मानुभूति का ज्ञान कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भेदभाव को दूर करने के उपाय। भेदभाव उस विचारधारा को कहते हैं जिसके कारण व्यक्ति, वर्ग अथवा समुदाय विशेष के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। भेदभाव को दूर करने का उपाय है जाति के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। आयु, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता, क्षेत्र, धार्मिक भावना के आधार पर कोई भेदभाव न करना। सभी के साथ समान व्यवहार एवं राष्ट्रीयता की भावना से कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हिंसात्मक खतरा से आप क्या समझते हैं। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि अब तक हजारों युद्ध लड़े जा चुके हैं और इस प्रकार के युद्धों में करोड़ों लोग शहीद हो चुके हैं। इन युद्धों के पीछे हिंसा, आक्रोश, दमन और आतंकवाद कुछ भी कारण रहे हों, लेकिन इन सबके साथ एक ही सामान्य प्रवृत्ति आक्रामकता की है। मीडिया की हिंसा में क्या भूमिका होती है। मीडिया और हिंसा के क्या संबंध हैं, लिखिए। 2 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये 2021 और 19 में काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसे। मीडिया का सशक्त माध्यम टेलीविज़न या दूरदर्शन है जो सामान्य जीवन को प्रभावित कर रहा है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का दर्शकों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। आजकल की फिल्मों तथा धारावाहिकों में हत्या, लूटपाट, झगड़े आदि
की घटनाओं को खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। इस प्रकार की घटनाओं का मानव के ऊपर घातक और विकृत प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। हिंसा के नए नए रास्ते इस माध्यम से जनता सीख रही है। कई टीवी चैनल हिंसा को प्रसारित कर रहे हैं। छोटे बच्चों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। आज की नई पीढ़ी इस प्रकार के प्रदर्शन से अधिक प्रभावी हो रही है। हिंसात्मक दृश्यों को देखते हुए विभिन्न प्रकार के हिंसात्मक व्यवहारों में तेजी हो रही है। बच्चे जिस प्रकार के दृश्यों को देखते हैं उसी प्रकार के हिंसात्मक व्यवहार को अपनाने की चेष्टा करते हैं। बच्चों पर पड़ने वाले व्यवहार का बंडूरा और वाल्टर्स के अध्ययन में बताया गया है कि बच्चों में हिंसात्मक फिल्में देखने से हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांप्रदायिकता के उन्मूलन के उपाय बताइए। सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय बताइए। तो सांप्रदायिकता के दूर करने के उपाय निम्न है। पहला जो है अनिवार्य शिक्षा द्वारा लोगों में ज्ञान की ज्योति जलाई जाए। शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो पारस्परिक सद्भाव, राष्ट्रीय चरित्र एकीकरण को बढ़ावा देता हो। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की नीति तैयार की जानी चाहिए। दूसरा, प्रशासनिक शिथिलता को समाप्त किया जाए और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाए। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए आवश्यक है ग्राम स्तर से राष्ट्रीय स्तर के नेता समाज और देश के हितों को प्रधानता देते प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया जाए। प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को मान्यता दी जाए। देश की संपूर्ण जनसंख्या के लिए सामाजिक सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, भ्रष्टाचार को दूर करने के जो है उपाय बताइए। इन भ्रष्टाचार को दूर करने के निम्न उपाय होने चाहिए। लोकपाल कानून लागू करना, संक्षिप्त और कारगर कानून हो। प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी इस शपथ के साथ कार्य प्रारंभ करे कि मैं न तो रिश्वत लूंगा और न दूंगा। प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता हो और जनता को भागीदार बनाया जाए। न्यायालय में मामला तुरंत निपटाया जाए। प्रशासनिक कार्य उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि लोकपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करता रहे। कानून और सरकार पर लोगों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद में उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध बताइए। व्यवहारवाद की स्थापना का श्रेय वाटसन को दिया जाता है। उन्होंने 1913 में पावलोव के अनुबंधित कंडीशनल रिफ्लेक्शन एवं कार्यवाद फंक्शनलिज्म के सिद्धांतों से प्रभावित हुए अपना विचार व्यक्त किया। वे मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना को मानने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने मनोविज्ञान को वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक मानते हुए व्यवहार को इसकी विषय वस्तु माना। वाटसन ने किसी मनोवैज्ञानिक घटना को एवं एक उद्दीपक से प्रारंभ होने का माना है और जब उसके प्रति अनुक्रिया की जाती है तो वह घटना समाप्त हो जाती है। इस तरह से वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपन अनुक्रिया के मनोविज्ञान को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु परिवार एवं विद्यालय की स्पष्ट भूमिका लिखिए। व्यवहार जीवन के लिए अनिवार्य है। व्यवहार उचित एवं सकारात्मक, अनुचित एवं विध्वंसक हो सकता है। उचित और सकारात्मक व्यवहार की निर्माणकारी व्यवहार कहा जाता है। यह सृजनात्मक, उपयोगी एवं लाभकारी होता है जिसमें अच्छी और उचित बातों या चीज़ों का होना संभव होता है। निर्माणकारी व्यवहार जो है मानव जीवन और समाज विश्व के लिए काफ़ी उपयोगी और आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारवाद की अवधारणा 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। व्यक्ति का व्यवहार वह तरीका है जिस प्रकार वह आचरण, बर्ताव या अनुक्रिया करता है। जिस व्यक्ति के कार्य करने, प्रभाव डालने या बदलने का ढंग है। एक प्रकार से व्यवहार द्वारा व्यक्ति स्वतः और अपने पर्यावरण के संयोजन में की गई क्रियाओं या कार्य करने के ढंगों का विस्तार या प्रसार करता है। इसे व्यक्ति के विभिन्न उद्दीपकों, चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य, चेतन हो या अचेतन, प्रकट या अप्रकट, ऐच्छिक या अनैच्छिक के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करता है। उपयुक्त से स्पष्ट है कि व्यवहार प्राणी की ऐसी विशेषता है जो आजीवन होती है, उसे जीवन का लक्षण माना जा सकता है। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों पर टिप्पणी लिखिए।
2018 में आया है प्रश्न। देखते हैं मूलभूत सिद्धांत। मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत पहला है स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धार्मिक मान्यता आदि की व्यक्ति को स्वतंत्रता है। समानता, इससे तात्पर्य व्यक्ति को बिना मूल, वंश, जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव की अवसर की समानता। बंधुत्व, राष्ट्र की अखंडता को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की गरिमा एवं व्यक्तित्व की महत्व का ध्यान और सबके बीच बंधुत्व या भ्रातृत्व की भावना का समुचित विकास। न्याय, इससे तात्पर्य नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। समाजवाद, लोकतंत्र का एक समाजवादी समाज की व्यवस्था है जिसमें किसी से किसी आधार पर भेदभाव नहीं होता है और आवश्यकता एवं योग्यता के अनुसार सबको अवसर उपलब्ध होता है। पंथ निरपेक्षता, नागरिकों को धर्म मानने व आचरण की स्वतंत्रता के साथ राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होता है। भारतीय लोकतंत्र की उपयुक्त मूलभूत सिद्धांत है जिनसे उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। ठीक है, तो इस तरह देखते हैं लोकतंत्र के मूलभूत जो सिद्धांत है उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 2019 और 2018-19 दो बार प्रश्न आया है। बच्चों के जीवन में साथियों का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों के विकास को भी यह प्रभावित करता है। सामाजिक विकास एवं सीखने में साथियों की स्पष्ट भूमिका दिखाई पड़ती है। सहानुभूति, परवाह करना, समझौता, सामाजिक दायित्व, सहयोग, सामाजिक नियंत्रण, विवादों को सुलझाने इत्यादि के सीखने में इनका योगदान होता है। बच्चे के विकास क्रम में इस प्रकार से सामाजिक एवं संवेगात्मक आधार पर साथियों से ही प्राप्त होता है। साथी सामाजिकरण के साधन हैं जो दूसरे के व्यवहारों एवं विश्वासों को आकार तो देते ही हैं, साथ ही अपने व्यवहार एवं विश्वासों को दृढ़ भी करते हैं। विद्यालय में सीखना आरंभ करते ही साथियों का प्रभाव पड़ने लगता है। स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए निम्न बिंदु विचारणीय हैं, जिनमें पहला अभिभावक का दायित्व है कि वह अपने बच्चों के साथियों के विषय में जानकारी रखे। यदा कदा बच्चे और उसके साथियों की बातचीत एवं व्यवहार को इस प्रकार से निरीक्षण करें कि बच्चों को इसकी जानकारी न हो। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे का कोई साथी गलत है तो बच्चे को विश्वास में लेते हुए सहज रूप से उसका परामर्श लें और समय समय पर विद्यालय एवं शिक्षक से बच्चे के संगी साथी के विषय में ही जानकारी प्राप्त करें। बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण में परिवार एवं शिक्षक की भूमिका। बच्चा परिवार में रहता है, परिवार में उसके दादा दादी, माता पिता, भाई बहन होते हैं और इनका जो है बच्चे के ऊपर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वह अपने परिवार के बड़े लोगों के व्यवहार, उनके आचरण को देख कर के ही वह अपने जीवन में उसे उतारता है और उसके अनुरूप वह कार्य करता है। तो इस तरह से परिवार में जो अभिभावक हैं, जो बड़े लोग हैं, बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनके अंदर नैतिक आचरण का विकास करना चाहिए। इसी तरह से विद्यालय में भी जो शिक्षक हैं उन्हें बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करना और एक आदर्श के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व में सहमति जन्यता का क्या उपयोगिता है। सहमति जन्यता के अनुसार एक परिस्थिति के व्यक्ति सहयोगी, दूसरों पर विश्वास करने वाला, उदार, सीधा साधा, उत्तम प्रकृति आदि से संबंधित व्यवहार दिखाता है तो दूसरी परिस्थिति में असहयोगी, संकालू, चिड़चिड़ा, जिद्दी, बेरहम बनकर भी व्यवहार करता पाया जाता है। ठीक है, यानी कि सहमति जन्यता की क्या उपयोगिता है। दो तरह के व्यवहार, एक में पॉजिटिव और एक में निगेटिव। धार्मिक विविधता से पूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता क्यों आवश्यक है। भारत में धार्मिक और सहिष्णुता का समुचित विकास हो, इसके लिए दो दृष्टियों से विचार होना चाहिए। एक तो शासन के स्तर पर और दूसरा शिक्षा के स्तर पर। पहला जो है शासन, धार्मिक सहिष्णुता। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके भाग लिया था। स्वतंत्र होने के बाद देश में एक संविधान अपनाया गया। भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भी रखा गया। पंथ निरपेक्ष राज्य का आशय है कि राज्य किसी धर्म को वरीयता नहीं देगा, बल्कि धर्म के आधार पर लोगों के साथ किसी प्रकार का वह भेदभाव नहीं करेगा और
धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है। संविधान में धर्म के विषय में कई प्रावधान हैं। संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति के मूल अधिकारों के अंतर्गत रखा जाता है। उसी तरह से इसमें दूसरा है शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता, जिसके अंतर्गत धार्मिक सहिष्णुता के विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा द्वारा बच्चे में आरंभ से ही ऐसे संस्कारों के बीजारोपण का प्रयास किया जाता है जो धार्मिक सहनशीलता की दृष्टि से अनिवार्य है। इसके लिए विद्यालय जीवन के विविध पक्षों जैसे अध्ययन, अध्यापन प्रक्रिया, संस्था के उद्देश्य, संगठन एवं व्यवस्था, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं आदि का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से शिक्षक भी इसमें विशेष भूमिका निभा सकता है। शिक्षक को स्वयं धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना चाहिए। विद्यालय के सहयोगी अध्यापकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों में व्यवहार में उसे इस दृष्टि से सावधानी बरतनी चाहिए। शिक्षकों को उदार व सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक विद्यालय का सदस्य होने के साथ साथ परिवार एवं समाज का भी सदस्य होता है, तो इसलिए उसके आचरण में धार्मिक सहिष्णुता की भावना के अनुकूल ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्नायु विकृति से संबंधित व्यवहार पर प्रकाश डालिए। व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण बताइए। व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए कई उपागमों का प्रतिपादन किया गया है। इनमें विशेष उपागम एक प्रमुख उपागम है। इसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तित्व के विभिन्न विशेषकों द्वारा नियंत्रित होता है जो प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद होते हैं। व्यक्तित्व के विशेषकों अथवा गुणों के निर्धारण में आलपोर्ट एवं कैटल के उल्लेखनीय कार्य किया है। इस संबंध में यह प्रश्न फिर सामने आता था कि मानव व्यक्तित्व के प्रमुख विशेषक, कारक या पक्ष कौन है। इस दिशा में कई मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया है। इस दिशा में सहमति दिखाई पड़ रही है। तुपस एवं क्रिस्टल, कोल्डवर्ड, क्रोस्टा, मैकके, होगान आदि मनोवैज्ञानिकों के शोधों के आधार पर 5 व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण हैं, जिनमें पहला है खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शांति शिक्षा की आवश्यकता। 2016 में पूछा गया है यह क्वेश्चन। शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता के औचित्य में कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय में शांति की विश्व में सर्वाधिक आवश्यकता है। इससे कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है, चाहे वह विकसित हो या विकासशील। शांति शिक्षा की आवश्यकता को विभिन्न दृष्टियों से समझा जा सकता है। ये निम्नवत है व्यक्तिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि, वैश्विक दृष्टि और पर्यावरणीय दृष्टि। प्रत्येक क्षेत्र के विषय में विचार किया जा सकता है। पहला है इसमें व्यक्तिक दृष्टि पर शांति की शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति ऐसे अभिवृत्तियों, मूल्यों, कौशलों का विकास किया जाना आवश्यक है जिससे वे शांति के प्रति सजग हों, उसकी आवश्यकता समझें, उनके अनुकूल आचरण करें और शांति की स्थापना में सहयोग भी करें। दूसरा जो है सामाजिक दृष्टि। व्यक्तियों से ही मिलजुल कर समाज बनता है। मोटे तौर पर स्वीकार किया जाता है कि एक राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति समाज का गठन करते हैं। वैसे उद्देश्य विशेष के अनुसार भी समाज का गठन देखने में आता है, जैसे कृषक समाज, वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज इत्यादि। नेक्स्ट है वैश्विक दृष्टि से कई राष्ट्र हैं जिनमें सामाजिक, आर्थिक आदि तमाम प्रकार की समानताएं दिखाई देती हैं। कई बार एक ही राष्ट्र की विभिन्न भू रचनाएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु आदि में अंतर दिखाई पड़ता है। इन सब विभिन्नताओं का प्रभाव वहाँ के निवासियों के रंग, रूप, विकास, स्वभाव आदि पर भी पड़ता है। राष्ट्रों में इस प्रकार की असमानता के कारण ऊंच नीच का भाव पनपने लगता है। वे एक दूसरे से कम विकसित राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करने लगते हैं। इससे उनमें परस्पर वैमनस्य होने लगता है। यह स्थिति किसी भी राष्ट्र के लिए उचित नहीं कही जा सकती है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय दृष्टि। व्यक्ति, राष्ट्र एवं विश्व प्राकृतिक वातावरण से आच्छादित हैं। प्राकृतिक वातावरण में भू रचना, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, प्राकृतिक संसाधन आदि सभी आ जाते हैं। इस समग्र पर्यावरण का संबंध जो है वह उनके अंदर यह दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो शांति शिक्षा है वह व्यक्तिगत, सामाजिक, वैश्विक और पर्यावरणीय दृष्टि से इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति शिक्षा का अर्थ की परिभाषा लिखिए।
2020 में पूछा गया प्रश्न। तो शांति शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शांति शिक्षा का तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास की विरोध, विद्वेष एवं विभेद रहित शिक्षा। जहाँ संशय और भय नहीं है वहीं शांति है। जहाँ संशय और भय नहीं है वहीं शांति है। शांति से तात्पर्य परिवार, समाज, देश, विश्व के झगड़े, फसाद, संघर्ष, मारपीट, आतंकवाद का अंत। अतः सभी स्तर पर प्रेम और सौहार्दपूर्ण तथा विचारों में सामंजस्य स्थापित होना। वैदिक काल में शांति शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता था, जैसे बुरे प्रभाव से दूर होने की अवस्था, बुरे प्रभाव को दूर करने के साधन यथा जल, वैदिक मंत्र, सूत्र, शांतिकृत। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की आवश्यकता है। प्राचीन काल से ही भारत में शुभ कार्यों में शांति पाठ का विधान रहा है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शांति का अर्थ दूसरों के प्रति सद्भाव तथा उन लोगों से समझौता जो धर्म की दृष्टि से भिन्न है एवं दूसरों की भावनाओं का कद्र जिनकी उपासना हमसे भिन्न है, यही सद्भावना है, यही शांति है। शांति शिक्षा की आवश्यकता का औचित्य क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। 2017 में पूछा गया है। तो देखते हैं, वर्तमान में शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैश्विक, पर्यावरणीय स्तरों पर सिद्ध होती है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि समस्त मानव जीवन तथा प्रकृति को उन्नत बनाने की दृष्टि से आज शांति शिक्षा की आवश्यकता है। शांति शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। शांति शिक्षा की अवधारणा। शांति शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो व्यक्तियों में ऐसे मूल्यों, कौशलों और वृत्तियों का समावेश करे जिससे उन्हें दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने वाले एवं उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। ऐतिहासिक दृष्टि से नैतिक शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा। ऐतिहासिक दृष्टि से नैतिक शिक्षा एवं मूल्य शिक्षा के लिए पूर्वज हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये शांति शिक्षा के लिए आधार हैं। शांति शिक्षा मूल्यों के उद्देश्यों को ठोस रूप प्रदान करती है और उनके आंतरिककरण को प्रेरित करती है। शांति शिक्षा में असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाली शिक्षा है। यह जीवन में सत्य, प्रकाश और अमरत्व दिलाने के मार्ग की खोज करती है। शांति का शाब्दिक अर्थ सुखकारी है, अर्थात ऐसी शिक्षा जो स्वयं एवं जगत दोनों के लिए कल्याणकारी हो। शांति की शिक्षा शारीरिक, बौद्धिक शिक्षा से परे जाकर के आध्यात्मिक क्षेत्र में आंतरिक चेतना को जागृत करना है। आंतरिक चेतना जागृत करने हेतु तो मानव को अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह, आत्मसंयम, संतोष, तप, स्वाध्याय के नियमों का पालन करना होगा। शांति शिक्षा धार्मिक सहिष्णुता, विश्व बंधुत्व की भावना, नैतिक मूल्यों का विकास, शांति एवं सम्मानजनक जीवन यापन, भय से मुक्ति, आत्म विकास मानवता के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त हो रहा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपकी परीक्षा के लिए की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी हैं। तो इस तरह से आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।